नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास में सीता अशोक का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपनी मां के नाम पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बने और ये अभियान मातृ सम्मान और प्रकृति सेवा को समर्पित है। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी पौधारोपण किया है। छह जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मसूरी पहुंचेंगे और इस दौरान उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों की समस्याओं से अवगत होंगे और इसकी जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों को समझेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका प्रभाव उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, क्योंकि उनका कृषि के प्रति बहुत लगाव है, एक कार्यक्रम उनका चौपाल जिसमें वो किसानों से सीधे संवाद करेंगे, भोजपुर की बात रखा गया है। उसके बाद एलबीएस में उन्होंने उनका लेक्चर है और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर जो गढ़ी कैंट में है, वहां पर किसानों से उनका संवाद होगा। सारे वैज्ञानिक वहां पर होंगे, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के वीसी वहां पर होंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए जाएंगे और नई कार्यकारिणी के 3 पदों के लिए 16 जून को चुनाव होगा और 5 सदस्यीय समिति चुनाव की तैयारियां में जुटी और चुनाव अधिकारी राजाराम राजपूत निर्देशन में आज सुबह 9 बजे दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र बिक्री के साथ साथ नामांकन भी किए गए, जिसमें 3 पदों के लिए 9 नामांकन पत्र की भी बिक्री हुई है, जिसमें अध्यक्ष पद के 3 नामांकन पत्र में भी 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी राजाराम राजपूत ने बताया कि आज नामांकन प्रक्रिया के बाद 6 तारीख को नाम वापसी या तारीख निर्धारित की गई है। 16 जून को मतदान प्रक्रिया की जाएगी। आज अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरा निशाना सिर्फ मछली की आंख है। मैं अपने निशाने को देख रहा हूँ। मेरे प्रति जो भी आएगा मैं उसे देखूंगा। मैदान में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फ्रेंडली फाइट में बढ़ेंगे। मैं व्यापारी हितों के लिए जहां जहां मुझे व्यापारी मेरी आवश्यकता है, मैं व्यापारी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे वो दिन हो या रात, कोई भी समय। जब तक व्यापारी मुझे याद करेगा मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। 2 नामांकन प्राप्त हुए। महामंत्री पद हेतु विमल कुमार दमन एवं महफूज अली 2 नामांकन प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद हेतु अर्पित रस्तोगी, मोहम्मद आसिफ एवं इब्राहिम 3 नामांकन प्राप्त हुए। ये जो प्रक्रिया है ये वापसी की कब तक है और चुनाव कब तक है? ये प्रक्रिया वापसी की 6 जून शाम 4 बजे तक है। उसके बाद चुनाव 16 जून 2025 में होगा। गंगा दशहरे के मौके पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। घाट पर विशेष भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मनोकामना के साथ दान पुण्य भी किया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाट चौकी इंचार्ज विनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम हर जगह तैनात रही।
हरिद्वार के हर की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। गंगा दशहरा पर स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए गए थे और इसके साथ ही 27 सेक्टर में बांटा भी गया था। करीब 1000 पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। हरिद्वार में ट्रैफिक प्लान का भी लागू किया गया। अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु आज गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। नहाने के लिए आए हैं हरिद्वार के लिए, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छी सुंदर लगा। गंगा दशहरा का महत्व बहुत है हमारे हिंदू धर्म की। हम इसको बहुत ही अच्छे प्रकार मानते हैं नहाने का, इसलिए हम बहुत दूर से नहाने के लिए आए गंगा दशहरा के लिए। फैमिली के साथ आए हैं, पूना महाराष्ट्र से रहने के लिए रहते हैं, वहाँ से आए हैं नहाने के लिए हरिद्वार अपनी फैमिली के साथ में। और ये गंगा दशहरा का जो पर्व है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्साहिक पर्व है। हम जैसे सनातनियों को एकजुट होकर ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी सनातन की जागरूकता बढ़ती रहे। यहाँ पे आपको दिखेंगे लगभग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं, वो आपको दिखेगा कि इनकी धार्मिक पवित्रता की मतलब उज्ज्वलता जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के लालकुआ तहसील में स्थित श्रीलंका टापू पर हर साल मानसून में गौला नदी से कट जाता है और जिससे यहां के लोग बाकी इलाके से 3 महीने तक अलग थलग पड़ जाते हैं। जिला प्रशासन ने इस बार पहले से तैयारी करते हुए 3 महीने का राशन, जरूरी दवाइयां और स्वास्थ्य कैंप की सुविधा पहुंचाई है। अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल भेजा जा सके। इस टापू में आज भी करीब 115 परिवार रहते हैं। 90 के दशक में ये बिंदु खता गांव था और ये टापू जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। हल्द्वानी परगना अंतर्गत विभिन्न स्थानों में आगामी मानसून के दृष्टिगत ऐसे स्थान है जहां पर अत्यधिक जलभराव होने से या फिर नदी के जलस्तर बढ़ने से मुख्य धारा से कट जाते हैं और आवागमन पूर्णतः बंद हो जाता है। उसी के दृष्टिगत लालकुआ तहसील अंतर्गत श्रीलंका टापू में भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। श्रीलंका टापू में अगले 3 से 4 माह का राशन जो दिया जाना था वो वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है जिसमें कि विभिन्न व्यक्तियों का जो भी इलाज करना था इलाज किया गया है, दवाइयां वितरित कर दी गई हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या गर्भवती हैं ताकि उनको समय अनुसार उनको शिफ्ट भी किया जा सके। इसके अलावा गाँव के अंदर जो भी आपदा के सुरक्षात्मक कार्य पहले किए जा सकते हैं उसको भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए और आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य के लिए समझौता किया। उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास राज्यों को डिजिटल टैलेंट का केंद्र बनाना और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए हुए। तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विचाराधीन वादों, पुराने नक्शों का डिजिटलाइजेशन, कंपाउंडिंग, सीलिंग, भवन मानचित्र आदि प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया है। पत्रावली और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। आयुक्त ने अधिकारी विकास प्राधिकरण कार्यालय अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश दिए और कहा कि सबसे पुराने वाद का निस्तारण पहले से सुनिश्चित किया जाए। डेफिनेटली फाइल जो पुरानी है, मान लीजिए कोई 2000 से चल रही, 99 से चल रही है, लेकिन उसमें कोई अवैध निर्माण था, कोई कमर्शियल चीज बनी थी, कोई रेजिडेंशियल बनी थी,
तो उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक तो पहुंचना ही है। वो या तो वो निरस्त हो जाएगा, सपोज ये होता है कि नहीं ठीक हो गया, या वो कंपाउंड हो जाएगा, और या फिर वो ध्वस्त होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होनी चाहिए। अगर वो लंबित है किसी प्रकार से, तो आई थिंक ये ठीक व्यवस्था नहीं है और इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। शेष कार्य जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। जनपद पौड़ी में पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मी और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने पौड़ी तहसील में कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। राजस्व कर्मियों की प्रमुख मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी राजस्व क्षेत्र की पुलिस इन कार्यों को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किए जाए और इसके साथ ही खतौनी अंश निर्धारण जैसे जटिल कार्यों के लिए उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही कर्मियों का कहना है कि बिना संसाधनों के कार्य करना कठिन हो गया है। इससे फरियादियों को भी समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज हमारा धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है, तो इस दिन को हमने रक्तदान के रूप में चुना है। हमारी शासन से ये मांग है कि हम नवाचार के माध्यम से अपनी मांगों को शासन के सामने रख रहे हैं। आज रक्तदान के अवसर पर कुल 15 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और 4 लोगों द्वारा रक्तदान दिया गया है। और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जैसा कि अस्पताल के जो हमारे वो हैं, सर यहाँ ब्लड बैंक की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जैसे आवश्यकता होगी वैसे हम इनसे कॉन्टेक्ट करते रहेंगे, ब्लड देते रहेंगे। सर उन्होंने अभी जो है यहाँ पे 4 यूनिट डोनेट किया है, बाकी हमने उनके फ़ोन नंबर लिख दिए हैं और जैसे हमको जरूरत पड़ी हम उनको जो है कॉन्टेक्ट कर देंगे। कि आसपास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए थे और 4 लोगों ने डोनेट किया है। सारे ब्लड ग्रुप हमने लिए हैं, A, O, AB। राजस्व विभाग की राजस्व पुलिस द्वारा
हमेशा जो है वैसे जनहित के कार्य किए गए हैं, चाहे वो आपदा का हो, चाहे तो इसी क्रम में सरकार का ध्यान आकर्षित के लिए कि भाई हम उस कार्य को भी कर सकते हैं जो कि अन्य लोग डरते हैं, ताकि लोग भी प्रेरित हों कि रक्तदान किया हुआ है। और हमारे काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार के लिए हम भेजना चाहते हैं, हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसके वजह। यहाँ पे सरकार से तो पहले हमारे द्वारा जो है फरवरी से कार्यक्रम चल रहा है, कई पत्राचार किया गया है। देहरादून रिंग रोड 6 नंबर पुलिया में दूध चोरी का मामला सामने आया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यह पूरा मामला देहरादून के रिंग रोड रायपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें अमित राणा नाम के दूध व्यापारी की दुकान पर सुबह सुबह 2 बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक आते हैं और दूध की क्रेटों को बाहर पड़ा देखते हैं और उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जहां ये पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और वहीं इस घटना को लेकर व्यापारी अमित राणा द्वारा पुलिस कंप्लेंट कराई जा चुकी है और अब वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खटीमा क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे अंधाधुंध खनन को बंद करने और ओवरलोड वाहनों को खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले पर पार्टी जिलाध्यक्ष नरेंद्र आर्या ने बताया कि कामन नदी में खनन अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध खनन लगातार जारी है। लगातार अवैध खनन चल रहा है, प्रशासन के मिली भगत से रात दिन चल रहा है। परमिशन ये कहते हैं एजेंट साहब की हमने परमिशन दी है 10-20 और वहाँ होते हैं 150-200। पोकलैंड जेसीबी से लगातार खनन हो रहा है रात में दिन में, और गांव क्षेत्र में भी इसी तरह हो रहा है। कामन नदी जो ठेका दिया था वो ठेका पूरा हो गया, उसमें भी लगातार रात को खनन होता है और ऐसे ही शहर और क्षेत्र में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल का एक मामला है डंपर के द्वारा एक महिला का। चलिए रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों संग बैठक की है। 23 जून को होने वाली यह बैठक विधानसभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की जानकारी साझा करते हुए खेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 23 जून को ओलंपिक डे के सेलिब्रेशन को लेकर कार्य योजना के तहत चर्चा हुई। ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित है, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। दिल्ली में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ऋषिकेश की बेटी मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन कर दिया। बताते चले कि बेहद कम समय में मुस्कान ने ये मुकाम हासिल किया। मुस्कान के इस सफलता के ऋषिकेश के लोग मुस्कान को बधाई और शुभकामनाएं देने में लगे हैं। साथ ही भविष्य में मुस्कान राज्य का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, इसके लिए भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं ऋषिकेश पहुंचे राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने भी मुस्कान को नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर सम्मानित किया। अभी दिल्ली में नेशनल कंपटीशन हुआ था तो उसमें मैंने प्रतिभाग किया था और उस प्रतिभाग में मेरा गोल्ड आया है, फर्स्ट प्लेस पड़ी है। एंड मेरा ये ड्रीम है कि मैं बाहर जाऊं, देश से बाहर जाऊं, ओलंपिक्स में जाऊं और अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाऊं और अपना सपना पूरा करूं। और इस कंपटीशन के जरिए मेरा जो श्रेय है वो सबसे बड़े मेरे माता पिता हैं और मेरे भैया हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी वो ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे मेरे को। टिहरी के 24 वर्षीय रोहित भट्ट ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ऋषिकेश लौटने पर लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन ने एक कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया। क्लब ने उन्हें चांदी का मुकुट, नगद पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ही रोहित ने इस सम्मान को अपनी हौसला अफजाई बताते हुए और सभी का धन्यवाद किया। तो रोहित भट्ट ने देवभूमि का नाम रोशन किया है। लायंस क्लब में रोहित भट्ट का भव्य स्वागत किया गया। चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया गया है और ये तस्वीरों में भी कि यहाँ पर उनको चांदी का मुकुट पहनाकर किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। और रोहित भट्ट जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया है और जिसके बाद उनका काफी एक गर्व के साथ उनको सम्मानित किया गया। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।